आपका टॉपिक है प्रकाश, लाइट। लाइट का पहला पॉइंट है, न्यूटन के अनुसार प्रकाश एक कण है तथा प्रकाश के कण गुण को मानकर आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश एक कण है किसने कहा था, तो आपका आंसर होगा न्यूटन ने कहा था। तथा प्रकाश के वैद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की थी, तो आपका आंसर होगा आइंस्टीन ने। प्रकाश के कौन सा गुण मानकर किया था, तो आपका आंसर होगा प्रकाश के कण गुण को मानकर किया था। अगला पॉइंट है, प्रकाश के वैद्युत प्रभाव के लिए 1922 ईस्वी में आइंस्टीन ने नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि प्रकाश के वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो आपका आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी। अगला पॉइंट है, न्यूटन के अनुसार प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है जिसे क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा कणिका कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा कणिका। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का अध्ययन भौतिकी के किस शाखा में करते हैं, तो आपका आंसर होगा प्रकाशिकी। अथवा प्रकाशिकी में प्रकाश के अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है, प्रकाश एक तरंग है किसने कहा था, तो आपका आंसर होगा हाइजन। हाइजन के अनुसार प्रकाश एक तरंग है। व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो यंग ने दिया था। प्रकाश के तरंग गुण को मानकर यंग ने व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा कि व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका आंसर होगा यंग ने। और यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत तरंग गुण मानकर दिया था। अगला पॉइंट है, आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश क्या है, तो आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण और तरंग दोनों है। तो आपका आंसर हो जाएगा आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण और तरंग दोनों है। निर्वात में प्रकाश का वेग किसने निकाला था, तो आपका आंसर होगा रोमर ने। निर्वात में प्रकाश का वेग रोमर ने निकाला था। कब निकाला था, 1676 ईस्वी में, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है। अगला पॉइंट है, प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। क्वेश्चन आता है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ। आपका अगला पॉइंट है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, तो आपका आंसर होगा ग्रिमाल्डी। ग्रिमाल्डी के अनुसार प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। अगला पॉइंट है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा मैक्सवेल ने किया था। प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। यहाँ पर देखिए, ये आपतित किरण है, अर्थात आती हुई किरण को आपतित किरण कहते हैं। और ये दर्पण से टकराने के बाद परिवर्तित हो जाती है, तो इसे परिवर्तित किरण कहते हैं। और ये बीच में जो हुआ अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, तथा परिवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परिवर्तन कोण कहते हैं। परिवर्तन के 2 नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परिवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण और परिवर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण और परिवर्तन कोण आपस में बराबर होता है। अगला पॉइंट है, प्रकाश के परिवर्तन के फलस्वरूप
तीव्रता और आयाम में कमी आती है, जबकि तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति नहीं बदलती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश के परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपका अगला टॉपिक है दर्पण। पहले जानेंगे दर्पण का परिभाषा, मिरर किसे कहते हैं। यह एक परावर्तक सतह है जो परिवर्तन के नियम पर कार्य करता है। तो दर्पण का परिभाषा होगा, यह एक परावर्तक सतह है जो परिवर्तन के नियम पर कार्य करता है। दर्पण बनाने के लिए कांच की सतह को चांदी से कलई की जाती है, क्योंकि चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है। आपका क्वेश्चन यहां से बनेगा कि दर्पण बनाने के लिए कांच की सतह पर चांदी से कलई की जाती है, क्यों? तो आपका आंसर हो जाएगा चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है। अगला पॉइंट है, दर्पण बनाने में कांच की सतह को कलई करने में AgNO3 का प्रयोग किया जाता है। AgNO3 का मतलब सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग दर्पण बनाने में कांच की सतह को कलई करने में करते हैं। अगला टॉपिक है समतल दर्पण। समतल दर्पण का मतलब प्लेन मिरर। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो तथा दूसरा सतह पॉलिश कर दिया जाता हो, जिस पर सिल्वर, पारा, लेड की परत चढ़ा दिया जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि दर्पण बनाने के लिए जो पीछे की सतह जो कलई किया रहता, पॉलिश किया कर दिया जाता है, उस पर किसका परत चढ़ा होता है? तो आपका आंसर हो सकता है सिल्वर भी हो सकता है, पारा का भी हो सकता है, और लेड की परत भी चढ़ा रहता है। आपका ऑप्शन में जिस तरह से रहेगा उस तरह से आपको टिक करना है। सिल्वर रहेगा तो सिल्वर मारना है, पारा रहेगा तो पारा मारना है, और लेड की परत रहेगा तो लेड की परत मारना है। यदि तीनों रहेगा तो तीनों मारना है। अगला पॉइंट है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो आपका आंसर होगा समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की प्रकाशीय क्षमता कितनी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 0 होती है। तो यहां से 2 पॉइंट निकला। पहला कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो अनंत होती है। और दूसरा, समतल दर्पण की प्रकाशीय क्षमता कितनी होती है? तो 0 होती है। फोकस दूरी तो अनंत और प्रकाशीय क्षमता कहेगा तो 0। अब जानते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, उसका आकार कैसा होता है, ये जानते हैं। तो समतल दर्पण में काल्पनिक को मतलब आभासी, काल्पनिक या आभासी, समतल दर्पण में काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूसरा पॉइंट है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जो प्रतिबिंब का जो आकार होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। अगला पॉइंट है, समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब दूरी समान होती है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का जो प्रकृति होता है काल्पनिक या आभासी, सीधा, और प्रतिबिंब का आकार होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन करे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा काल्पनिक या आभासी, सीधा, और वस्तु के आकार के बराबर होता है। आपका अगला पॉइंट है कि यदि कोई व्यक्ति है
जो अपना पूरी लंबाई दर्पण में देखना चाहता है, समतल दर्पण में देखना चाहता है, तो उसे अपनी लंबाई की आधी लंबाई का दर्पण लेना होगा। यदि कोई व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखना चाहता है तो उसे अपनी लंबाई की आधी लंबाई का दर्पण लेना होगा। अगला पॉइंट है, जब कोई व्यक्ति दर्पण की ओर 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दौड़ता है तो उसे अपना प्रतिबिंब दर्पण में 2x मीटर प्रति सेकंड के वेग से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। जैसे यदि कोई व्यक्ति है जो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दौड़ता है तो उसे अपना प्रतिबिंब दर्पण में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। अगला पॉइंट है, यदि आपतित किरण को स्थिर रखकर समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दें तो अपवर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाएगा। यदि आपतित किरण को स्थिर रखकर समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दें तो अपवर्तित या परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाएगा। अगला पॉइंट है, जब दो समतल दर्पण के परावर्तक सतह एक दूसरे से थीटा कोण पर हों तो उनके बीच रखी किसी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा विषम होती है, जो बराबर होता है 360 डिग्री बटा थीटा या 360 डिग्री बटा थीटा -1 का। इस पर क्वेश्चन है, कुछ न्यूमेरिकल भी है। अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री का कोण बनाते हों तो उनके बीच रखे प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगा? आपका ऑप्शन है 8, B7, C6, D5। आप फार्मूला जानते हैं 360 डिग्री बटा थीटा या 360 डिग्री बटा थीटा -1। यदि आप निकालते हैं, यदि सम संख्या आता है तो उसमें एक घटा देते हैं। इसी तरह से 360 डिग्री बटा थीटा -1। यहाँ पर देखिए फार्मूला है 360 डिग्री बटा थीटा। 360 डिग्री यहाँ पर एक दूसरे के बीच 45 डिग्री का कोण बनता है। दो समतल दर्पण के बीच का कोण है 45 डिग्री, तो यहाँ पर 45 रखेंगे। यदि भाग दीजिएगा तो 8 हो जाएगा। तो 8 क्या है? सम संख्या। लेकिन हम जानते हैं कि यदि दो समतल दर्पण के परावर्तक सतह के एक दूसरे से थीटा कोण पर हों तो उनके बीच रखी किसी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा क्या होती है? विषम संख्या होती है। और यहाँ पर जब भाग दे रहे हैं तो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो ये क्या है? सम संख्या। अब फार्मूला लग जाएगा 360 डिग्री बटा थीटा -1, अर्थात 8 में से 1 घटा देंगे। 8 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा? 7। तो आपका आंसर हो जाएगा B 7। अगला है, यदि कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हों तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। तो 360 डिग्री बटा थीटा, यदि 90 से भागा देंगे तो 90 4 मरतबे लगेगा, तो ये 4 क्या आ जाएगा? आपका सम संख्या हो जाएगा। 4 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर झुके हों तो प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 3। आपका अगला क्वेश्चन है, सैलून में अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हो तो उनके बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। अगर दो दर्पण एक दूसरे के समांतर हो तो उनके बीच बना कोण थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे से समांतर हो तो थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री। आप फार्मूला जानते हैं 360 डिग्री बटा थीटा या 360 डिग्री बटा थीटा -1। तो 360 डिग्री बटा थीटा यदि लगाइएगा तो 360 डिग्री बटा 0 हो जाएगा। यहाँ पर थीटा बराबर कितना? 0। तो 360 डिग्री बटा 0 का मतलब कितना? अनंत, इनफिनाइट हो जाएगा।
अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हो तो उनके बीच प्रतिबिंबों की संख्या कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। अगला टॉपिक है समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? पहला, हम सब घरों में चेहरों को देखने में करते हैं। जो चेहरा देखने में उपयोग किया जाता है वो समतल दर्पण है, घरों में चेहरों को देखने में करते हैं। दूसरा है कैलिडोस्कोप में। कैलिडोस्कोप क्या है? इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग होता है एक ही चित्र को अनेक रंगीन चित्र देखने में होता है। इसमें तीन समतल दर्पण होते हैं और जो इसमें तीन समतल दर्पण होते हैं जो एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुका होता है। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन हो गया कि समतल दर्पण का उपयोग कैलिडोस्कोप बनाने में करते हैं। कैलिडोस्कोप का उपयोग एक ही चित्र को अनेक रंगीन चित्र देखने में होता है। इसमें तीन समतल दर्पण लगे होते हैं और जो इसमें तीन समतल दर्पण लगे होते हैं जो 60 डिग्री के कोण पर झुका होता है। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम कैलिडोस्कोप का निर्माण डेविड ब्रेबेस्टर ने किया था। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि कैलिडोस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा डेविड ब्रेबेस्टर। अगला पॉइंट है कैलिडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश के परिवर्तन के सिद्धांत पर। कैलिडोस्कोप का उपयोग सुंदर पैटर्न बनाने में किया जाता है। अगला है पेरिस्कोप। समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप बनाने में करते हैं। पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बी एवं बंकर से सतह को देखने में होता है। पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बी एवं बंकर से सतह को देखने में होता है। पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण लगे होते हैं जो एक दूसरे से 45 डिग्री कोण पर झुका होता है। सर्वप्रथम पेरिस्कोप का निर्माण जूल्स कारपेंटियर ने किया था। और अगला पॉइंट इसी से एक और बन जाएगा कि पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बी तथा बंकर से सतह को देखने में होता है। इसमें दो समतल दर्पण लगे होते हैं जो एक दूसरे से 45 डिग्री कोण पर झुके होता है। यह प्रकाश के परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है तथा पेरिस्कोप का निर्माण जूल्स कारपेंटियर ने किया था।